सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहा जाता है कि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है और घुमंडी शख्स को अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे तो बशीर बदर ने नहीं कहा था कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसे एक मगरूर शख्स की कहानी है जिसने अपने आप को बहुत बरतर समझा और दूसरों को कमतर, लेकिन बहुत जल्द उसके होश ठिकाने आ गए। कहानी ज़रा सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक मगरूर आदमी बाज़ार से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक औरत पे पड़ी जो अपने सर पर थाल लिए जा रही थी जिसमें चटनी, पकौड़े, समोसे वगैरह मौजूद थे। उस आदमी ने उस औरत को आवाज़ देकर रोका और पूछा कि वो क्या बेच रही है। औरत ने उससे बताया कि मैं समोसे पकौड़े बेच रही हूँ। उस आदमी ने कहा कि अच्छा ज़रा दिखाओ तो कैसे हैं तुम्हारे पकौड़े और समोसे। औरत ने सर से पकौड़े समोसे से भरा थाल नीचे उतारा तो उस दौरान कुछ चटनी आदमी के कीमती जूते पे गिर गई। अच्छा, औरत डर गई, सहम गई। उस मगरूर आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो धाड़ते हुए बोला, नज़र नहीं आता तुझे? मेरे इतने कीमती जूते बर्बाद कर दिए। तुझे क्या पता इस जूते की कीमत क्या है? मेरे जूते तेरी औकात से भी बढ़कर हैं। जब तक मैं तुझसे इस जूते के पैसे ना ले लूँ, कीमत ना ले लूँ, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूँगा। औरत ने बेचारगी से कहा कि साहब जी, गलती हो गई, माफ़ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मैं कहाँ से आपके जूते के पैसे दूंगी, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दें। लेकिन उस मगरूर आदमी पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने कहा कि जब तक तुझसे दाम ना ले लूँ तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। अच्छा, उस औरत ने बेचारगी से कहा, पूछा कि कितनी कीमत है आपके जूतों की? उस आदमी ने कहा कि 5000 रुपये। औरत ने रोते हुए कहा कि साहब जी, मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मेरे पास 5000 रुपये, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? आदमी ने कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, तूने मेरे कीमती जूते बर्बाद किए, तुझे पैसे देने होंगे। औरत ने कहा कि साहब जी, मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें, इतनी तो मेरी एक हफ्ते की आमदनी भी नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। लेकिन वो मगरूर शख्स टस से मस न हुआ। वो एक कमज़ोर और बेबस औरत को एक्चुअली देखकर अपनी धौंस जमा रहा था। अब ऐसे में वहाँ से एक नेक दिल नौजवान गुजरा जो कि समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार भी था, अक्लमंद भी था। नौजवान ने डरी हुई औरत से पूछा तो उसने सारा माजरा उस शख्स को बता दिया। नौजवान ने उस मगरूर आदमी से कहा कि जनाब, मैं आपको आपके जूतों की कीमत दे देता हूँ। और नौजवान ने अपनी जेब से 5000 रुपये निकाल कर उस मगरूर आदमी के हाथ में रख दिए। अब आगे ज़रा सुनिएगा नाजरीन। जब मगरूर आदमी उन पैसों को अपनी जेब में डालने लगा तो नौजवान ने कहा कि आपने अपने जूतों की रकम ले ली ना, तो फिर जूते किधर हैं? जूते मुझे दीजिए, मैंने आपको रकम दी है, हमने आपको जूतों की कीमत दे दी, तो फिर ये जूते मेरे हैं, लिहाजा ये जूते आप मुझे दे दें। अब मगरूर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बदहवासी में बोला, तो क्या मैं नंगे पाँव घर जाऊँगा? नौजवान ने कहा कि हमें से कोई गर्ज नहीं है। मगरूर आदमी ने फिर से कहा कि अगर मैं ये जूते ना दूँ तो? नौजवान ने कहा तो फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, जो कि जूते की कीमत है, मैं तुम्हें अदा कर चुका हूँ। अच्छा, मगरूर आदमी ने कहा कि 5000। नौजवान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, वो कीमत जो अब मैं मांगूंगा। मगरूर आदमी ने पूछा कि तुम कितनी कीमत चाहते हो? नौजवान ने कहा कि 9000 रुपये। अब मगरूर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि तुमने तो मुझे 5000 दिए। नौजवान ने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मगरूर आदमी ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। नौजवान ने कहा कि ठीक है, फिर हमारे जूते हमें दे दो और चले जाओ। अब मगरूर आदमी बोला कि तुम चाहते क्या हो कि मैं इस कमतर औरत के सामने रुस्वा होकर यहाँ से जाऊँ? नौजवान ने कहा, और जब तुम इस मस्कीन औरत की तजलील कर रहे थे, इसको रुस्वा कर रहे थे, वो क्या था? मगरूर आदमी ने कहा कि तुम मेरी तजलील कर रहे हो, मेरा मुकाबला इसके साथ कर रहे हो। नौजवान ने हैरत से कहा कि कमाल है, जब तुम ये कर रहे थे, उसकी तजलील कर रहे थे, उसको रुस्वा कर रहे थे सबके सामने, तो उस पर जुल्म नहीं कर रहे थे क्या? वो कुछ नहीं था। अब जब मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया तो तुम्हें ये अपने साथ जुल्म लग रहा है क्या? तुम्हें एक औरत को ये सब कहते हुए शर्म महसूस नहीं हुई? ये जुल्म नहीं लगा उसकी तजलील? अब जो जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब ने नौजवान की हाँ में हाँ मिलाई। अब मगरूर आदमी कुछ शर्मिंदा हुआ और मज़ीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपनी जेब से 9000 रुपये निकाल कर नौजवान को दे दिए। फिर नौजवान ने भरे बाजार में ऐलान करते हुए कहा कि ये 9000 रुपये मेरी तरफ से इस खातून के लिए हदिया, और ये साहब इस भरे बाजार में इस खातून से माफ़ी मांगेंगे जिनके सामने इसने उस खातून को जलील किया, उसकी तजलील की। अब मगरूर आदमी को मजबूर होकर उस औरत से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है नाजरीन?
कि आजिज़ी ही इंसान को माशरे में इज्जत दिलाती है और गुरूर का स्तर हमेशा नीचा होता है। मगरूर शख्स हमेशा नाकाम और नामुराद रहते हैं और ज़िल्लत ही उसका मुकद्दर बन जाती है। और ऐसी ज़िल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है, जिसका अपना भारत तबाह बर्बाद हो चुका। और ऐसा किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब उस नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने की बरकतें कह लें। मोदी गरूर के नशे में कहने कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो हिंदुस्तान को बाकायदा कब्रिस्तान बना चुका है। ये घुमंडी शख्स, ये मगरूर शख्स अपनी ताकत का सिक्का खित्ते में मनवाना चाहता है, लेकिन इसकी बात नहीं बन पा रही। और भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। और जब इसकी टांग कट जाती है तो फिर चीखें मारकर दुनिया से मदद की अपीलें करते हैं। और वो कह लें कि मजलूमियत का रोना रोता है, लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है मजलूमियत का। कहते हैं ना नाज़रीन के खाली जहन शैतान का घर होता है, लेकिन मोदी तो बजाते खुद एक शैतान है, बहुत बड़ा शैतान, हैवान है, जो अपनी तखरीबी जहन को दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, पूरी दुनिया जान चुकी है बेबात। अभी हाल ही में लाहौर में जौहर टाउन धमाका हुआ, जिसमें भारत के मुलविस होने की बात की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब किया। लेकिन इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को लेकर हुकूमत पर भी तनकीद की गई कि उसने वाज़े तौर पर भारतीय एजेंसीज का खुलकर नाम नहीं लिया। लेकिन साहब ने अब कह लें कि सारे इबहाम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत के बराह रास्त इस जौहर टाउन धमाके में मुलविस होने के ठोस शवाहिद कौम और मीडिया के सामने रख दी हैं। क्लिप चलाइएगा ज़रा उनका। जौहर टाउन धमाके के बाद हुकूमत ने इसका जिम्मेदार दुश्मन मुल्क को ठहराया, लेकिन हुकूमत पर तनकीद ये की गई कि दुश्मन ममालिक की एजेंसीज का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया गया। ये ठीक ऐसा ही कह लें जैसे साबिक वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे, ठीक वैसी तनकीद हुकूमत पर हुई। आप ऐसे समझ लें। अब मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने साफ अल्फाज में बता दिया, बिस ज़्यादा साफ अल्फाज क्यों, साफ अल्फाज में बता दिया कि लाहौर धमाके में ना सिर्फ रॉ मुलविस थी, बल्कि मोदी हुकूमत का भी इसमें बराह रास्त हाथ था। और मोईद यूसुफ साहब ने इस बात का भी खुलकर इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए और पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए। और इन हमलों का मकसद बेसिकली क्या था? ये था कि भारत को खदशा ये था कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है और भारत कभी नहीं चाहता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए भारत इसमें बाकायदा रुकावटें खड़ी करना चाहता था, साजिशें कर रहा था। तमाम बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो नाकाम हो गया और पाकिस्तानी इदारे लाहौर धमाके की तफ्तीश करते हुए मामले की तह तक जाने में कामयाब रहे। यानी दुश्मन की एक और चाल नाकाम हुई और इसको हद तक का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत नहीं चाहता नाजरीन कि उसका पोल दुनिया पर खुल जाए, कोई चोर भी चाहेगा उसकी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो पोल है वो दुनिया पर खुल जाए। इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, किसी भी तरह बचा सके। अब यही वजह थी कि जौहर टाउन वाक़े के बाद जम्मू में ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया गया और ये भी भारत की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। अच्छा, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मज़ीद ये कहा कि एक बार फिर हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ भारत आगे बढ़ने की बात करे और दूसरी तरफ वो ऐसी कार्रवाइयाँ करे। हम फॉरेंसिक जायजे से इस वाक़े के मास्टरमाइंड तक पहुँच चुके हैं। वो भारतीय शहरी है और हम दुनिया को तसलसल से पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत से आगाह करते रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जी गुज़श्ता साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के हवाले से आलमी बरादरी को दिए जाने वाले डोजियर पर दुनिया की जानिब से मौसर जवाब नहीं मिला और खामोशी रही। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे और आलमी ताकतों का भारत से मुफाद वाबस्ता है, इसलिए उस डोजियर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, मुफाद वाबस्ता है। हम भी इन इक़दामात पर खामोश नहीं रहेंगे और इस बार हमें मज़ीद ठोस सबूत मिले हैं। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरों का सामना है और बैरूनी अंदरूनी तौर पर ख़तरा है, बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। और अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि बैरून मुल्क जेलों से रिहाई पाने वाले अफराद को पाकिस्तान लाया गया था और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने
दुनिया पर यह वाज़ेह किया है कि 23 जून को लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है और दहशतगर्दों के नाम और रिकॉर्ड समेत ठोस सबूत भी मौजूद हैं। हमले के मास्टरमाइंड और मुआवन का ताल्लुक भारत से है। अब दुनिया खुद इसकी तहकीकात करे और इससे पहले भी दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने के हवाले से डोजियर दिए जा चुके हैं। शामुद कुरैशी साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। गुज़िश्ता साल नवंबर में हमने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से जो जामे डोजियर है वो दुनिया को दिया था और इसमें भारतीय बैंकों से पैसों की मुंतकली, फ़ोन के इस्तेमाल की तफसीलात भी दी गई थी। भारत दहशतगर्दी की बराह रास्त माली मदद कर रहा है और सानिया जौहर टन की मनसूबाबंदी भारत में हुई है, जबकि तीसरे मुल्क के ज़रिए पैसे भिजवाए गए हैं। क्या FATF अब भी भारतीय दहशतगर्दी पर खामोश रहेगा? FATF को भारत को ब्लैकलिस्ट करने के लिए और मज़ीद कितने सबूत चाहिए? लेकिन जैसा कि शामुद कुरैशी साहब ने फरमाया कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने के इक़दामात में कामयाब हो जाए और भारत पाकिस्तान के पीस प्रोसीजर पर ज़रबे लगाना चाहता है और पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, अफगानिस्तान में अपनी दादागिरी जमाना चाहता है और अमेरिका भी इस सिलसिले में उसका साथ दे रहा है। अब ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जा सकती, कोई ये सोच भी कैसे सकता है, ये उम्मीद कैसे की जा सकती कि FATF भारत की तखरीबकारियों पर एक्शन लेगा और उसको ब्लैक लिस्ट में डालेगा? पाकिस्तान तो अपना काम कर चुका। अब शामुद कुरैशी साहब ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान में भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ठोस सबूत FATF से शेयर किए और FATF से भारत को कटहरे में लाने और भारत की दहशतगर्दी पर मुश्तमिल सरगर्मियाँ इन पर सवाल उठाने का मुतालबा भी किया। यानी पाकिस्तान अपना काम कर चुका, लेकिन पहले भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ठोस सबूत दिए थे। सवाल, नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। ये अहम मामला है, बहुत अहम, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सितम कह लें कि इस वक्त अपोजिशन फिर हुकूमत तहरीक की तैयारियों में नज़र आ रही है। सवात में PDM ने एक बार फिर पावर शो किया, लेकिन ये जलसा कह लें, वो कहते हैं ना सूना सूना रहा। अब इस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। क्या कहते हैं मौलाना साहब, सुनिएगा। अच्छा, सवात जलसे में पीपल्स पार्टी गायब थी और तो और मरियम नवाज़ भी गैर हाजिर रहीं और इस जलसे में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी कोशिश है कि वो हुकूमत को गंदा करके अपनी साख को बरकरार रख सकें। जैसे कि मौलाना साहब इमरान खान साहब को सियासत के लिए गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। उन्होंने कौमी सलामती के इजलास का हवाला दिया कि इमरान खान साहब को इस इजलास में किसी ने नहीं बुलाया। यहाँ से इनकी अहमियत पता लग जाती है कि जिनकी सियासत में कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मौलाना साहब की भी अपनी राय हो सकती है, जबकि सियासी हलकों में ये बात भी गर्दिश करती रही कि इमरान खान साहब अपोजिशन के मुतालबे पर कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए। अब इस बात की फवाद चौधरी और असम्बली सेक्रेटरी ने तस्दीक भी की है, जबकि नून लीग ने तरदीद की है। फिर मौलाना साहब ये कैसे कह सकते हैं कि क्यों उन्हें इमरान खान साहब का सियासत में होना गैर ज़रूरी लगता है, जबकि मौलाना साहब की जो हम ख्याल जमात है उसके रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब किसकी बात को सही माना जाए, किसकी माना जाए, अब ये मौलाना साहब खुद ही बता दें। अब कल के PDM के जलसे में बिलावल शरीक नहीं थे, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बताने से पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब का क्लिप सुनिएगा। अच्छा, अब ये जो पाँव पकड़ने वाला मामला है ना, ये बड़ा ही अजीब है। क्या शहबाज शरीफ साहब सवात जलसे में शिरकत ना करने पर बिलावल के भी पाँव पकड़ेंगे? अब सवाल एक और है, वो ये कि क्या सिर्फ पाँव पकड़ने से पीपल्स पार्टी और ANP PDM में वापस आ जाएंगे? क्या PDM फिर से मुतहरिक हो जाएगी, जिसकी उम्मीद तो वैसे कोई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शायद हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो इरादे हैं ना वो आपसी के नहीं हैं। और दूसरी बात, कौमी सलामती, कौमी मुफाद के लिए किसी के पाँव पकड़ने में कोई हर्ज भी नहीं, बल्कि पकड़ने चाहिए पाँव तो पकड़ें आप पाँव, लेकिन सियासत के लिए अगर किसी के पाँव पकड़ेंगे तो फिर इज्जत बढ़ती नहीं है, बल्कि घट जाती है, बहुत घट जाती है, गिर जाती है नीचे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बल्कि नून लीग भी कश्मकश में है। शहबाज शरीफ साहब के इस पाँव पकड़ने वाले बयान पर खुद ये शाहिद खान अब्बासी साहब को एतराज़ है। क्या कहते हैं कि ये बात पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी। अब इस पर मैं क्या कहूँ कि नून लीग में ड्राइविंग सीट पर कौन है, सदर शहबाज शरीफ या फिर कोई और जो इनके बयान पर एतराज़ उठा रहे हैं?
पीडीएम के फिर से एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मेरी ये राय है, मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर चलाएं आप तहरीक, शुरू करें, ज़ोरों शोर से शुरू करें, पहले से ज़्यादा एंथुसियाज्म से शुरू करें, एनर्जी से शुरू करें, लेकिन ये देख लें कि ये वक्त मुल्क को इंतशार का शिकार करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का, और मुत्तहिद होकर दुश्मन को एक आवाज़ में प्रैक्टिकली एक जवाब देने का। भारत पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल रहा है, पाकिस्तान की खिलाफ साजिशें किए चला आ रहा है। अब ऐसे में भारत का गुरूर खाक में मिलाना पहली तरजीह है, और भारत का गुरूर खाक में मिलाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत को एक साथ एक पेज पर आना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर जौहर टोन धमाका किसकी कारस्तानी था? पाकिस्तान ने इसके पक्के सबूत हासिल कर लिए और ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई है कि इस दहशत गर्दी के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन भारत था। पाकिस्तानी इदारों ने न सिर्फ हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया बल्कि पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इसलिए अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भारत के इस रवैये के खिलाफ आलमी इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है कि भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर शवाहिद शेयर कर दिए, और वज़ीर ख़ारजा ने सवाल उठाया है कि टेरर फाइनेंसिंग पर अब FATA भारत को कटहरे में खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आलमी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान के सबूतों के साथ पेश किए गए डोजियर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह? इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफ़गान मसाहलती अमल, मसला कश्मीर समेत इलाका सलामती अमूर पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के UN मिशन की तरफ से मुल्क की खिदमत और किरदार को भी सराहा है। और नाज़रीन, खित्ते में तेज़ी से जो बदलती सूरत हाल है, इसमें मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। मौजूदा जो इलाके सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो बम धमाका इसके मुल्ज़िमान की सहूलत कारी में भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं? ये देखें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो जिस तरीके कार होता है वो हर मुल्क जो है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी जियो पॉलिटिकल पोजीशन को देख के वो अपनी पोजीशन लेते हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो सलामती काउंसिल में बैठे हुए हैं और जिनके पास वीटो पावर है, तो उनको हिंदुस्तान की मजम्मत करने में मुश्किलात होती हैं। पर इसके बावजूद आप अगर देखें तो जो इजाफा हुआ है नैरेटिव बदलने में, वो हमने पिछले 2 साल में काफ़ी नैरेटिव को रिवर्स किया है। जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम करता था, उससे हटकर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की आई है उसमें जिक्र है TTP पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहा है अफ़गानिस्तान से, उसका जिक्र है, पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान लगाता था उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर आप देखें कि जो पिछले हफ्ते जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई है उसमें जिक्र है एज फॉरेन ऑक्यूपेशन एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म, उसमें जिक्र है इस्लामोफोबिया एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। तो ये भी नैरेटिव हमारा है जिसको हमने लाया है और हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की। तो इसी तरह से जैसे हम एविडेंस पेश करते जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ,
जो हमारा जो केस है उसको पेश करते हैं दुनिया में, तो उसमें सलामती काउंसिल की कमेटीज में तो शायद वो हमें ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान खुद बैठा हुआ है सलामती काउंसिल में, तो वहाँ ब्लॉक कर सकता है। हम जो नैरेटिव है उसको हमने बदला दिया है, और हिंदुस्तान के ऊपर इस वजह से काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे बहुत सारे लोग हैं वो मुखालफत उसकी करते हैं इस बात। ठीक है। अच्छा, तो मुनीर साहब, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं वीटो के तहत, तो फिर इस तरह तो ये मामलात यहीं पे लटके रहेंगे, यानी पाकिस्तान सबूत भी देता रहेगा, पाकिस्तान शवाहिद भी देता रहेगा, पाकिस्तान जो सबूत के साथ बात करेगा डेफिनेटली उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो पावर है वो उनकी तरफ चली जाती है, क्योंकि उनके वहाँ दोस्त बैठे हुए, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी इंसाफ के लिए तो फिर इदारे काम नहीं कर रहे ना ये। जी, इंसाफ के लिए तो ये पॉलिटिकल इदारे हैं। हमने यही देखना है कि ये हर किस्म जो सलामती काउंसिल में जो फैसले होते हैं वो एक इंसाफ के तहत होना चाहिए, पर वो पावर पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन तो नहीं हो रहे इंसाफ के तहत। इंसाफ के तहत नहीं होते हैं, पर हमने कोशिश से जो दुनिया का जो फोकस है, जो दुनिया की जो परसेप्शन है, उसको हमने बदलाना है, और वो हम बदला रहे हैं। और काफी हद तक हिंदुस्तान के ऊपर जो हम इल्ज़ाम लगाए हैं वो लोग समझते हैं कि इन इल्ज़ाम में सब्सटेंस है, ट्रूथ है, और इसी वजह से हिंदुस्तान एक डिफेंसिव पे पड़ गया है, और उसको हमने डिफेंसिव पर रखना है, और उसकी हरकतें हैं उसको एक्सपोज करना है। तो ये यहाँ तक हम सक्सेस होंगे। करारदाद निकालने में मेरे ख्याल में, क्योंकि वीटो पावर्स उसके साथ हैं, करारदाद निकालने में शायद मुश्किल हो, पर बाकी जो नैरेटिव है, परसेप्शन है, पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, जब से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, खासतौर पे तब से कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट किया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविश इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल से उनके दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत खुलकर बात की, भारत को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं हमने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है कि लोगों की जो सोच है, बाहर लोगों की जो सोच है भारत को लेकर, सब भारत बड़ा प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान को आतंकवादी कहता रहा, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता रहा, तो भारत को जितना एक्सपोज किया गया, खासतौर पे पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, जिससे आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, तो बाहर जो लोगों की सोच है वो किसी हद तक तब्दील हुई है भारत को लेकर, भारत का जो असल चेहरा है वो किसी हद तक दुनिया पर अयां हो गया, वाजे हो गया। बिल्कुल, आप देखें जो यूनाइटेड नेशंस में सलामती काउंसिल में तीन मरतबा कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ है। भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बहुत प्रेशर है। वहाँ 12 स्पेशल रापोर्टर्स ने उनके हिंदुस्तान के बारे में 3 रिपोर्टें डाली हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कुछ 6 स्टेटमेंट्स की हैं खुलकर पब्लिक में। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल में जहां हिंदुस्तान बैठा हुआ है, वहां सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज है, जो इस पे पेलेट गन्स जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों के खिलाफ, उसकी साजिश उन्होंने की। उन्होंने उनसे कहा कि इसको रोका जाए। जो हिंदुस्तान की जो बच्चों को सिक्योरिटी पॉलिसी में जो इन्वॉल्व करते हैं, जिस तरह से वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत की। तो आप इससे नज़र आता है कि हिंदुस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की एक नज़र है, और वो जानते हैं कि जी हिंदुस्तान की रिप्रेसिव पॉलिसीज किस तरह की हैं, और इसी वजह से हिंदुस्तान अभी मुज़ाकरात की बातें कर रहा है कि हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये इस प्रेशर की वजह से तो ये प्रेशर जारी रखना चाहिए हमने, और जब तक कि वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त ना करे। ठीक है। और आपको लगता है कि वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त करेंगे? दूसरी बात है कि उन पे यकीन कौन कर सकता है? मुनाफिकत भी तो करते हैं लोग दुनिया में। बिल्कुल सही है। और हमने इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुछ वो कहते हैं उनको करना चाहिए, उसकी एश्योरेंसेस हमें उन्होंने देना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ अगर मज़ाकरात करनी है
तो हम वो एश्योरेंसेस लेकर अपने आप को इत्मीनान करके और फिर हम उससे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुनीर साहब, भारत तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, जैसा कि अब ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, इसके मुल्ज़िमान की सूरतकारी में रॉ मुलव्विस से बात सामने आई है, तो वो तो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि दहशतगर्दी में उनकी एजेंसी ने कार्रवाई की है या इसकी मुआवनत की है, क्योंकि मुजरिम अपना जुर्म कभी नहीं मानते हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए? कि पाकिस्तान को तो जो भी इदारे हैं जहां हम अपना मौजू जो हमारा केस है पेश कर सकते हैं, हम वो उसको करना चाहिए और एक्टिवली हमने दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे पास सबूत क्या है और किस तरह से ये हमारे साथ जो ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवा रहे हैं वो सिर्फ एक नहीं है, बहुत किस्म की दहशतगर्दी हम हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सीपैक के खिलाफ कर रहे हैं, जो हमारी फ्रंटियर एजेंसीज वहाँ कर रहे हैं, अंदरूनी कर रहे हैं, हर तरफ की हर तरह की ये दहशतगर्दी और सबवर्जन हिंदुस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। तो वो हमने दुनिया को बताना है, इसको एक्सपोज करना है और काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ है, पर ये एक्सपोजर हमने पूरा करना है और रखना है हिंदुस्तान पर, और जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं जो इसको बचाते हैं उनके ऊपर भी हमने डालना है कि जी आप कुछ कहें कुछ करें, सिर्फ क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इस वजह से आप हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, ये गलत है। अगर इंसानियत की अगर हुकूक की आप सपोर्ट करते हैं तो आपने भी कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो कर रहा है कश्मीर में, जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, सबवर्जन कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है और इसको हमने एक्सपोज करना है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश जारी रहेगी, स्टेडीली प्रोग्रेसिवली हम इसको एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान अपनी कोशिश करेगा, हमारे खिलाफ भी उसने काफ़ी साजिश जो ले आता है वो ले आएगा, अपने दोस्तों को इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ, हमने उसको रोकना है और हमारी जो कहानी है उसको हमने पेश करना है। अच्छा मुनीर साहब, एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि जिस तरह भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हुए जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, ज़बान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? जो हमारी पहले तो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहे इतने साल, आपको याद होगा ये पीछे जो दौर था PMLN हुकूमत का, तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके? खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर उनको उस पर काम ना किया जाए, उस पर फोकस ना किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये हालात भी हो सकते हैं। ये जी ज़रूर आप सही कह रही हैं। पिछले तो बस जो अब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले 10-1 साल हम बहुत हमने एक खारिजा पॉलिसी में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई और हमने जो मसले हमारे थे उसको सही तरह से, मेरे ख्याल में उसको सही तरह से और कन्विक्शन के साथ उसको पेश शायद नहीं किया। 2 साल से ये कोशिश है इसको बदलाने की और काफ़ी इसमें हमने इजाफा किया है। जो इमरान खान साहब ने पहले जो तकरीर असेंबली में की, उसके बाद में एक कैंपेन परसू किया है, उसकी वजह से काफ़ी हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको एक्सपोज हमने करने की कोशिश की है और किस हद तक हमारी काफ़ी हद तक हमारा इसमें इजाफा हुआ है। पर हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन, GDP और दुनिया के मुफादात जुड़े में भारत के साथ। सही है। तो यानी कि दुनिया अपने खुद के इंटरेस्ट देखती है ना, जो हर मुल्क अपना देखता है कि हमारी तिजारत
हो रही है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट कितना कहाँ से मिल रहा है, क्या करना है, तो ये तो ज़रूर है। पर हमारे भी दोस्त हैं और मेरे ख्याल में हमारी जो दोस्ती है चीन के साथ, उसके साथ चीन ने हमारी बहुत मदद की है और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। इस्लामी दुनिया से हमें काफ़ी मदद आई है, तो वो ये हमने अच्छा मुनीर साहब, जो दोस्त, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया कि हमारा भी दोस्त है चीन, और चीन जैसा दोस्त मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो चीन से दोस्ती लोगों को खटकती है, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान से इतनी जेलसी क्यों, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो इतने क्यों खटकते हैं? ये देखें, अभी इस वक्त चीन बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रोग्रेस किया है, अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब कुछ टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत, उनकी रैपिड प्रोग्रेस हुई और उससे ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश जो पावर्स हैं उनको तकलीफ है उससे कि हमारे ये इतना बड़ा ताकत जल्दी से कैसे आ गई, और हमारी जो पूरी दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल था उसको ये हमारी शायद इजारादारी है, हाँ, वो खत्म होती इनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए उसकी मुखालिफत है, चीन की मुखालिफत ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी ताकतों की साजिश है, आपस में इनकी राइवलरी जारी है और उसमें हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ता है। हमारी दोस्ती है चीन के साथ, चीन ने हमें बहुत कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं हम करते हैं, ना करना चाहिए। पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे दूसरे जो मुल्क हैं, वेस्ट अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट बिल्कुल ऑफ आवर रिलेशनशिप विद चाइना। अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है और बाकायदा पता चलता है, अभी लाहौर बम धमाके में जो है ये भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी, और अगर हमारे सबूतों पर ये बाहर इन लोगों को एतबार नहीं होता है तो क्या ये जो आलमी इदारे हैं हम कह सकते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन इल्ज़ामात की खुद तहकीकात करवा लें, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत तो होगी, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं इनकी नीयत ख़राब है कि ये तहकीकात करवाना नहीं चाहते। इनको भी पता है कि रॉ मुलव्वस है, इनको भी पता है कि भारत में इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है, बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्वस होती है, और ये जानबूझकर सबूतों के बावजूद उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सबूतों को इग्नोर कर देते हैं। जी सही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो पॉलिटिकल इदारे हैं, वो या जुडिशल इदारे नहीं हैं, और जो वहाँ फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे होती हैं। तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब फैसले होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं, हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है, तो इस वजह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर वक्त अपनी जो पोजीशन है उसको मनवाना, क्योंकि बड़ी ताकतें जब ये हमारे दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। पर इसके बावजूद मेरे ख्याल में हम, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, हमारा केस सही है, हमारी जस्टिस हमारे साथ है, तो इसीलिए हमने इजाफा किया है। पर ये इजाफा पॉलिटिकल इदारों में काफ़ी मुश्किल कोशिशों के बाद आगे बढ़ सकती है। तो हमने प्रोग्रेसिवली इसको, स्टडीली इसको, परसिस्टेंटली कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का जब शक्ल बदल जाएगी, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, उसको हमने बदलाना है, और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन फिर ये जो मुल्क हैं उनकी हुकूमतें पे प्रेशर ले आएँ, और इस वजह से उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और जाने से पहले देखिए कर्नल शेर खान की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।